गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड फॉर इट्स एग्जेम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग दीज डिजीजेस। कौन सी कंट्री है जिसने प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है अपने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इस कंट्री ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी इन डिजीजेस को कॉम्बैट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। इंडिया को ऑनर किया गया है विद दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑन 6 मार्च इनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए इन कॉम्बैटिंग दीज डिजीजेस। ठीक है, तो इस अवार्ड को हमने रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो रिकॉग्निशन है फ्रॉम द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप, ये हाईलाइट करता है इंडिया के स्टेट फास्ट कमिटमेंट को टू द पब्लिक हेल्थ एंड किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड को कंट्रोल करने की अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। Recently, the Blue Leaders high-level event on biodiversity beyond national jurisdiction was held in which country? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेल्जियम। और ये जो ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी है बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये बेल्जियम में हुआ है। बेसिक गोल क्या था इस इवेंट का? नेशंस को इनकरेज करना कि वो रेटिफाई करें अपनी नई ट्रीटी को कि किस तरह से वो हाई सीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग। ठीक है, ब्लू लीडर्स की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि काम करती हैं फॉर इमीडिएट एक्शन, जिससे कि हम ओशन को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द थ्रेट्स लाइक पोल्यूशन, ओवरफिशिंग एंड द क्लाइमेट क्राइसिस। और ये इवेंट पार्ट है बेल्जियम की प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बेल्जियम। किनमैन आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किनमैन आइलैंड जो आजकल चर्चे में है, ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये जो आइलैंड्स है ये ताइवान का हिस्सा है। ताइवान का जो मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल है, उन्होंने एक्चुअली चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि वो मेंटेन करें स्टेटस क्यू को ऑन द वाटर्स नियर ताइवान कंट्रोल्ड किनमैन आइलैंड। ठीक है, तो सिंपली क्योंकि किनमैन आइलैंड न्यूज में आ गया था, इसकी लोकेशन आपको बस याद रखनी है। न्यूज में क्यों आया था ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है ताइवान। Recently, NPCI means National Payments Corporation of India has collaborated with which country's PhonePe Payment Service Limited to facilitate the cross-border UPI transactions? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है विद PhonePe पेमेंट सर्विस लिमिटेड इन नेपाल, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो फैसिलिटेट होते हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, एक्चुअली ये जो अलायंस है ये केटर करता है टू अराउंड 30% ऑफ नेपाल्स इंडियन टूरिस्ट, और इसका एम है कि हम पेमेंट कन्वीनियंस को इन्हांस कर सकें फॉर इंडियन ट्रेवलर्स एंड जो फाइनेंशियल इंट्रैक्शंस हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन करा सकें, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज के टूरिस्ट बेनिफिट करेंगे, उनको बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे नेपाल। Recently, C6 Energy launched the world's first large-scale mechanized tropical seaweed farm in which country? ये क्वेश्चन अभी आगे हम डिटेल में करेंगे, यहाँ पे बस आंसर नोट कर लीजिए। आंसर है यहाँ पे इंडोनेशिया। ठीक है, Recently, which country became the 32nd member of the North Atlantic Treaty Organization? कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्वीडन 32nd मेंबर बन चुका है नाटो का। 31st मेंबर कौन सा था ये भी याद रखिएगा कि ये कंट्री थी फिनलैंड। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। Recently, which country has become the 97th member to ratify the International Solar Alliance? यहाँ पे आंसर है पनामा। पनामा 97th member हो चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। Recently, Bicom has been declared as the 27th district of which Indian state? कि कौन से स्टेट का 27th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ये 27th डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू ने। ठीक है, तो स्टेट असेंबली ने अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल पास किया है 2024 का, और इसके बाद 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहला जो है केई पेनियर था जो कि 26 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, और सेकेंड है बिकॉम। ठीक है, बिकॉम को निकाला गया है फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट कामिंग। ठीक है, और जिसमें इन टोटल 27 विलेजेस आते हैं वेस्ट कामिंग के, और साथ ही टोटल 28 विलेजेस आते हैं फ्रॉम ईस्ट कामिंग। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है फॉर दिस रीजन। ठीक है, तो बिकॉम को डिक्लेयर किया गया है एज द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट।
यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा स्टेट। चलिए अगले स्लाइड में कुछ हम स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेला टनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सेला टनल जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेला टनल को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाई लेन रोड टनल है और ये लोकेटेड है 13,000 फीट एल्टीट्यूड पे अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। इसको बिल्ड किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर विच प्रोजेक्ट, अंडर प्रोजेक्ट वर्तक। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 में। इसमें 2 टनल्स हैं, साथ ही 8.6 किलोमीटर की रोड्स हैं जिनको डिजाइन किया गया है इस तरह से कि एक टाइम पे इसमें 3,000 कार्स और 2,000 ट्रक्स आ सकते हैं डेली, मतलब एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये वाइटल है फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग, जो कि चाइना से बॉर्डर लगाता है अपना, और इसके बाद जो ट्रेवल टाइम है वो 1 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा। तो स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट इससे इनहैंस होगा मिलिट्री रिसोर्सेज का नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो सेला टनल जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। नीनगलुम नलमा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु ने। Recently, which state became the first state in India to declare the man-animal conflict as a state-specific disaster? यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला। केरला इंडिया का पहला स्टेट हो चुका है जिसने कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू कर्ब द कैटल स्मगलिंग। ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। पर्पस क्या है, कैटल स्मगलिंग को टैकल करना। Riza Textile, which has recently received a GI tag, belongs to which Indian state? Riza Textile को हाल ही में GI tag मिल गया है और ये प्रोडक्ट है त्रिपुरा स्टेट का। ठीक है, Which day is celebrated as CISF Raising Day every year? CISF Raising Day हम कब मनाते हैं, आपको ये बताना है। इसको हर साल हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और ये दिन जो होता है, इसी दिन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को इंसेप्ट किया गया था, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको फॉर्म किया गया था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत और इसमें इनिशियली कुछ बटालियंस मौजूद थे, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे मल्टी स्किल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूड करी गई विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। फाइन, तो सीआईएसएफ रेजिंग डे हम मनाते हैं 10 मार्च को। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे सेलिब्रेटेड एज जन औषधि डे एवरी ईयर। जन औषधि डे होता है 7 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को मनाते हैं। ये एग्जाम में डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है। और अगर थीम देखें, इस साल की थीम हमने रखी थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस, ये पूरी थीम थी। ठीक है, Which day is observed as International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day every year? ये जो दिन है इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 मार्च। Which day is observed as National Safety Day in India? आंसर इज 4 मार्च। Which day is celebrated as the World Wildlife Day? इसको हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। Which day is observed as the World Seagrass Day? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मार्च को। रीजन क्या है कि हम स्पेशीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि हमको किस तरह से इसे प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की जरूरत है। Which Indian writer was awarded with the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? कौन से इंडिया के राइटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? ये है डी ऑप्शन अमिताभ घोष। इनको ये प्रेस्टिजियस इरास्मस प्राइज दिया गया है 2024 में। किसने दिया है? प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन ने, जो कि नीदरलैंड्स की होती है, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया इनके पैशनेट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जहां पे इन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हाईलाइट किया थ्रू लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे इनको इंसेंटिव दिया गया है इस अवार्ड के तहत 1,50,000 यूरोज का। और इस अवार्ड की बात करें तो इसका एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। इसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस को ऑनर किया जाता है जिनका कोई एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है टू द कल्चर और स्कॉलरशिप इन यूरोप एंड बियॉन्ड। तो इससे कल्चरल डायमेंशंस एम्फसाइज होती हैं क्लाइमेट क्राइसिस की। ठीक है, यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज अमिताभ घोष। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा प्राइज। और चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हु वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। प्रिट्जकर प्राइज जो है ये सबसे बड़ा ऑनर होता है आर्किटेक्चर की फील्ड में, और हाल ही में ये प्रेजेंट किया गया है रिकिन यामामोतो को। ठीक है, ये कौन है? ये जापान के एक आर्किटेक्ट हैं।
Recently, which country won the 9th Government Tech Prize for AI-powered government services at the World Government Summit 2024? सबसे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए जो होस्ट है वो कौन सी जगह है, वो दुबई थी, और इस दौरान ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इंडिया को, ठीक है। Who has been awarded the 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज का जो 6वां एडिशन था ये किसको प्रेजेंट किया गया है? आंसर है यहाँ पे सुकृता पॉल। Who has been recently awarded with the 2023 Leif Erikson Lunar Prize? ये प्राइज दिया गया है इसरो को। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? ये प्राइज देती है हर साल फिनलैंड, ठीक है, और इस साल इन्होंने ये प्रेजेंट किया है एक अफगान एनजीओ को। फाइन। अच्छा, लास्ट के जो ये 3 क्वेश्चंस थे ये दिसंबर मंथ के हैं, लेकिन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर जनवरी स्टार्ट हो गया है, 2024 शुरू हो गया है, तो आपसे 2023 का कोई करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो जो लेटेस्ट 3 महीने होते हैं पुराने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उसके पहले भी जाके 2-3 महीने और पीछे जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आपका एग्जाम अगर मार्च में है तो फिर आपके लिए लगभग अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इन केस, तो कम से कम दिसंबर तक जरूर पढ़ के जाइएगा, ओके। Recently, Indian Army has announced the formation of 2 Army Girls Sport Companies at which places? Indian Army ने अनाउंस किया है कि वो 2 Army Girls Sport Companies फॉर्म करेंगे। कौन सी जगहों पे ये बताना है आपको। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे इंडियन आर्मी ने अपना प्लान जाहिर किया कि वो 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज जो है वो स्टैब्लिश करने वाले हैं, और ये अलाइन करेगा विद द नेशनल एजेंडा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आर्मी ने डेजिग्नेट किया है 2 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को। पहला है आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट इन मोह इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे, ठीक है। ये ऑपरेट करेंगे इन कंपनीज को। इसको स्टार्ट किया जाएगा 1 अप्रैल से, और बेसिक एम क्या है कि हम गर्ल्स को एजुकेट और ट्रेनिंग दे सके इन द स्पोर्ट्स सेक्टर, जिससे कि उनकी डायरेक्ट एंट्री ली जाएगी इनटू द आर्मी ग्रेजुएशन के बाद। फाइन। तो इससे जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के रिक्रूटमेंट गोल्स हैं वो भी काफी हद तक इनहैंस होंगे और टैलेंट भी फॉस्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, मोह मध्य प्रदेश और पुणे के अंदर ये दोनों आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज एस्टैब्लिश की जाएंगी। चलिए यहाँ पे कुछ कंपनीज हम देख लेते हैं जो न्यूज में आई थी। अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू एस्टैब्लिश द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन द स्कूल्स? तो अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद वो एस्टैब्लिश करेंगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को स्कूल्स के अंदर। Which company recently signed a memorandum of understanding with iCreate to advance the AI startups in India? यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ये MOU साइन किया है iCreate के साथ, जिसके बाद वो AI startups को एडवांस करेंगे इंडिया के अंदर। Recently, which company became the first Indian company to surpass 20 lakh crore rupees in market capitalization? पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली इंडिया की कंपनी बन चुकी है जिसने कि 20 लाख करोड़ रुपए को सरपास कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। Recently, which Indian company launched India's first artificial intelligence unicorn, जिसका नाम है कृत्रिम? कृत्रिम को लॉन्च किया है ओला ने, और ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है। Which international company is planning to establish a semiconductor plant in Sanand in the state of Gujarat? ये कंपनी है Semtech, ठीक है। इन्होंने प्लान किया है कि ये एस्टैब्लिश करेंगे एक सेमीकंडक्टर प्लांट को सनंद गुजरात में। नेक्स्ट इज Recently, where was the 125-foot statue of लचित बरफुकन अनवील? हाल ही में इनकी स्टैचू कहाँ पे अनवील हुई है, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्टैचू ऑफ वैलियर को। इसका नाम याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ वैलियर, ठीक है। और ये एक 125 फीट की ब्रोंज मॉन्यूमेंट है जिसमें कि होम जनरल लचित बरफुकन को ऑनर किया गया है। जोरहाट असम के अंदर इसको अनवील किया गया, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1622 में, और उन्होंने बहुत ब्रेवली असम को डिफेंड किया था अगेंस्ट द मुगल्स इन द 1671 बैटल। फाइन। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट या इनिशिएट किया था फरवरी 2022 में, ठीक है। और ये जो स्टैचू है ये 84 फीट की है, और ये स्टैंड करती है ऑन अ 41 फुट पेडेस्टल, जहां पे बरफुकन जी की लेगेसी को कमेमोरेट किया गया है इन द अहोम किंगडम्स मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। तो इस स्टैचू को अनवील किया गया जोरहाट असम में। चलिए यहाँ पे कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देख लेते हैं। Recently, DSP and T-Hub jointly inaugurated the Machine Learning and Artificial Intelligence Technology Hub at which place? ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही T-Hub ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब को हैदराबाद में।
और इसका बेसिक पर्पस क्या है, एआई इनोवेशन को फॉस्टर करना और साथ ही जॉब ग्रोथ को बढ़ाना, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करना फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग स्टार्टअप। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है कि हम 500 एआई रिलेटेड जॉब्स क्रिएट कर सके बाय द एंड ऑफ 2025। इससे 150 और एआई और मशीन लर्निंग जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा ईयरली, और ये क्रूशियल रिसोर्सेज ऑफर करेंगे, मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे टू फॉस्टर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर इज हैदराबाद। Where was the 5th Oil and Natural Gas Corporation Limited Paragames inaugurated by Minister हरदीप सिंह पुरी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5वां ONGC पैरागेम्स को नई दिल्ली में, और इस दौरान इन्होंने तारीफ की है पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स की बेसिकली, और इसी वजह से सिंपली न्यूज में था। ठीक है, तो बस वेन्यू आपको याद रखना है कि ये जो पैरा गेम्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं, नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वाज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? ये सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? योर आंसर इज न्यू दिल्ली। और हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नई दिल्ली के कृषि भवन में। ठीक है, इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि हम फार्मर्स को एम्पावर करें बाय ऑफरिंग वाइटल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जिससे कि नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस जो है वो फॉस्टर हो सके और फार्मर्स को एक्सेस मिलेगा रियल टाइम फार्म डेटा का फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, और वो चैलेंजेस को एड्रेस कर सकेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये एक सेंटर जो है ये एक क्रूशल स्टेप साबित होगा टुवर्ड्स इनहांसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर की एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। आंसर इज नई दिल्ली। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेटेड? तो इंडिया की पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड? इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट हुई है कोलकाता में। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? ये कैंपेन इवेंट कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन स्टार्ट हुआ था बीकानेर राजस्थान में, और इसी के साथ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ और हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसको ज्वाइन किया या अटेंड किया। ठीक है, इस इवेंट का बेसिक पर्पस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना, साथ ही नेशनल यूनिटी को फॉस्टर करना। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है दूसरे स्टेट्स के लिए भी, जहां पे सिटीजन एंगेजमेंट की ऊपर एम्फेसिस की जाती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर हाईलाइट किया जाता है एक तरह से, ताकि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोग समझ सके इन द डेमोक्रेटिक जर्नी। ठीक है, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था बीकानेर राजस्थान में। चलिए कुछ यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए किसी ना किसी वजह से। पहला है एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कैंपेन इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये वीक कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विथ विच मिनिस्ट्री? ये जो कैंपेन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेव वेटलैंड्स कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और वेटलैंड्स डे हम कब मनाते हैं? आंसर इज 2 फरवरी। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द धामी अगेंस्ट द ड्रग्स कैंपेन? ये कैंपेन होता है उत्तराखंड में। ये कैंपेन बेसिकली उत्तराखंड ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि वहां पे जो ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको टैकल किया जा सके। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन? ये कैंपेन लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने, और ये अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, नमस्ते स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स? नमस्ते स्कीम किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। नमस्ते स्कीम को लीड किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। बेसिक एम यहाँ पे क्या था कि मैनुअल एंगेजमेंट जो होता है हजार्डस सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग में, उसको हम एलिमिनेट कर सके। इसको जो है 3 सालों के लिए लागू किया गया है। कब से कब तक? 2023-24 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, और इसके लिए बजट आउटले तैयार किया गया है 349.73 करोड़ रुपीस का। ये स्कीम प्रोवाइड करेगी इंटाइटलमेंट फॉर सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स, जहां पे डिजिटल प्रोफाइलिंग वगैरह होगी, पीपी किट्स दिए जाएंगे, सेफ्टी ट्रेनिंग्स उनको मिलेंगी, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस उनका होगा, और अपॉर्चुनिटीज होगी एक एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में इन द सैनिटेशन सेक्टर। ठीक है, तो लगभग 4800 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो कि इससे बेनिफिट होंगी, यानी कि उनको बेनिफिट पहुंचेगा। तो नमस्ते स्कीम किसके लिए है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैनिटेशन वर्कर्स। चलिए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो न्यूज में थी। रिसेंटली हाउ मच फंडिंग हैज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर प्लांट्स अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत कितनी फंडिंग तैयार की है गवर्नमेंट ने? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 75,021 करोड़ रुपीज। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये योजना है उत्तर प्रदेश की। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम फॉर लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स नेम्ड एज मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? ये योजना है राजस्थान स्टेट की। मधु बाबू पेंशन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये योजना है उड़ीसा की। और लास्ट है चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये है महाराष्ट्र की। ठीक है। Recently, C6 Energy launched the world's first large-scale mechanized tropical seaweed farm in which country? C6 Energy ने दुनिया का सबसे पहला large-scale mechanized tropical seaweed farm कौन सी कंट्री में लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लोम्बोक जगह पे। ठीक है। ये फार्म लोकेटेड है इकास में ऑन द आइलैंड्स ऑफ लोम्बोक। और C6 एनर्जी की बात करें तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है ट्रॉपिकल सीवीड स्पेशीज को कल्टीवेट और प्रोसेस करने में। ठीक है। तो इस कंपनी ने डेवलप किया है एक कल्टीवेशन मैकेनिज्म जिसका नाम है सी कंबाइन। ओके। इससे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और रीप्लांट कर सकते हैं सीवीड को डीप ओशन वाटर्स में जाके। इसके अलावा इनके पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं टू कन्वर्ट द सीवीड इनटू एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो C6 एनर्जी ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे पहला लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म। कौन सी कंट्री में? आंसर इज इंडोनेशिया। यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई। पहला क्वेश्चन है Which city recently received the first set of driverless metro train coaches which are the part of the communication based train control system? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी ने रिसीव किया था ये। Where was the first भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 held? जो पहला एडिशन है भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर है गुवाहाटी असम में। ठीक है। Where was the India's first National Dolphin Research Center inaugurated? इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट हुआ है पटना बिहार में। Recently, which country became the first country to include the right to abortion in its constitution? यहाँ पे आंसर है फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री हो गई है जिसने कि राइट टू एबॉर्शन को इंक्लूड कर लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। Recently, India's first green hydrogen plant in the stainless steel sector has been inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इनॉग्रेट किया गया हरियाणा स्टेट में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है राइट टू रिपेयर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। किस वजह से ये न्यूज में था? क्योंकि रिसेंट स्टेक होल्डर्स मीटिंग में इसके लॉन्च को काफी ज्यादा डिस्कस किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2022 में। इस पोर्टल का बेसिक एम क्या होता है? जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसको कॉम्बैट करना बाय प्रोवाइडिंग रिपेयर इंफॉर्मेशन इन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये अफोर्डेबल रिपेयर्स फैसिलिटेट करते हैं या फिर थर्ड पार्टी रिपेयरीज इसमें इंक्लूडेड होते हैं जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होती है। यूजर्स को एक्सेस मिलता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वारंटीज का, साथ ही वो फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये पोर्टल कंज्यूमर्स को बेनिफिट करता है, ना सिर्फ कंज्यूमर्स को बल्कि स्मॉल रिपेयर शॉप्स को, और ये अलाइन करता है हमारे सस्टेनेबल अप्रोच को टू प्रोडक्ट मेंटेनेंस। ठीक है। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल किसका है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थी। पहला क्वेश्चन है पोषण पखवाड़ा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पोषण पखवाड़ा को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज किया गया 15 दिन के लिए फ्रॉम 9th to 23rd ऑफ मार्च। ये एक 15 दिन का इनिशिएटिव था जिसका फोकस था अवेयरनेस प्रमोट करना अबाउट द न्यूट्रिशन, डाइटरी प्रैक्टिसेस एंड साथ ही जो वुमेन की हेल्थ है उनके ऊपर भी। तो कैंपेन का बेसिक एम है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को फॉस्टर कर सकें, साथ ही इसको एक कलेक्टिव मूवमेंट बना सकें टू एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एडवोकेट फॉर हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स। ओके। तो पोषण पखवाड़ा किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है। Recently, which ministry hosted the first Blue Talks meeting on the ocean in New Delhi? ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पे जल सर्वेक्षण अवार्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अपर यमुना रिवर बोर्ड बिल्डिंग एट नोएडा? ये जो बिल्डिंग है ये इनॉग्रेट करी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मोटिवेशन होता है हमारी टीम के लिए वो, कि हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, ये जान के। देखिए, इसके अलावा थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको आवाज से पता चल रहा होगा कफ की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आज से मेरा रोजा भी स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है आपको सेशन के दौरान मेरी वॉइस थोड़ी सी लो लगे, उसके लिए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद वापस हम लोग अपने एनर्जी से भरे हुए सेशंस स्टार्ट करेंगे। बट अभी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत का इशू है और साथ ही रोजे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉइस लो लग सकती है आपको सेशन के दौरान। लेकिन अगर आप ईयरफोन्स लगा के मेरी वॉइस को ठीक से सुनेंगे और जो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे वो आप समझेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। बाकी आप सभी को रमजान मुबारक, अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब्स लेके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। चलिए आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।